हिंदी आलोचना की विकास से संबंधित पहले भाग के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग तक हिंदी आलोचना के विकास पर चर्चा की थी। आज हम द्विवेदी युग और उसके आगे के उसके हिंदी आलोचना के विकास की अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग एक प्रकार से हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी युग माना जा सकता है, क्योंकि द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व था वह बहुत गंभीर और अनुशासन प्रिय था। और उन्होंने अपनी जो पत्रिका के वो संपादक थे सरस्वती के, उसके माध्यम से उन्होंने हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। सबसे पहली बात तो उन्होंने शुद्ध रूप अपनाया समीक्षा का, और जितने भी गंभीर से गंभीर आलोचक भी थे उनकी भी यदि किसी कृति में कोई कमी नज़र आती थी तो वे उसे लौटाने में तनिक भी संकोच नहीं कर सकते थे। इस दृष्टि से देखें तो द्विवेदी युग के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान हम मान सकते हैं। 1900 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, उसके पश्चात इस आलोचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पद्धतियां का विकास हम देखते हैं, जिसमें सामान्यतः यदि हम द्विवेदी युग की आलोचना के विकास की चर्चा करें तो मुझे उसमें 5 रूप विशेष रूप से सामने लक्षित दिखाई देते हैं। शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, अन्वेषण आलोचना, परिचयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। जिस तरीके से भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि सैद्धांतिक जो आलोचना थी उसका विकास शुरू हुआ, और व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में एक पहला कदम जो रखा गया था, उसके पश्चात द्विवेदी युग में अनेक जो समीक्षा के प्रकार थे उसका विकास हुआ। समीक्षा के क्षेत्र में इस युग में हम तुलनात्मक आलोचना का विशेष महत्व मान सकते हैं, जिसमें मिश्र बंधुओं का योगदान विशेष रूप से रहा है। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे जो मिश्र बंधु, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथों की रचना की, उससे समीक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। द्विवेदी युग के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास उल्लेखनीय समालोचक माने जा सकते हैं। गोलेरी जी ने समालोचक पत्र भी निकाला था। इस युग में इस पत्रिका का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कुल मिलाकर सरस्वती ही एकमात्र ऐसी पत्रिका हम मान सकते हैं जो हिंदी साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में जिसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। व्याख्यात्मक आलोचना के क्षेत्र में देखें तो उसका भी इस युग में काफ़ी विकास हुआ था। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन और जो बालकृष्ण भट्ट पहले से लिख रहे थे, इस युग में इस आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने पदार्पण किया और गंभीर आलोचना को भी प्रकट किया। उन्होंने सरस्वती में प्रकाशित परिचयात्मक आलोचनाएं भी लिखी थी, लेकिन परिचयात्मक आलोचनाएं प्राय महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही अधिक लिखी गई थी। एक विशेष बात यह है कि द्विवेदी जी ने विषय के विवेचन के साथ भाषा संबंधी त्रुटियों की ओर भी विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया था। जहाँ तक तुलनात्मक आलोचना की बात है तो सर्वप्रथम द्विवेदी युग में ही तुलनात्मक आलोचना का एक प्रारंभ हम मान सकते हैं, जिसमें देव और बिहारी में बड़ा कवि कौन है इसको सिद्ध करने का प्रयास पहले मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया, फिर पदम सिंह शर्मा के द्वारा किया गया था। जहाँ मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा कवि सिद्ध किया तो पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को बड़ा कवि सिद्ध किया। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा हिंदी साहित्य में समीक्षा के क्षेत्र में बहुत मील का स्तंभ मानी जा सकती है, जिसने तुलनात्मक आलोचना का विकास शुरू किया। अब हम अगली जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं, जिसके नाम से ही हम मान सकते हैं कि हिंदी आलोचना का विकास का नाम रखा हुआ है, वह है शुक्ल युग। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम से ही इसका विकास का नाम रखा गया है वो कितना महत्वपूर्ण आलोचक हो सकता है। वैसे पूर्व में कई विद्वान इसको छायावादी युग भी कहते हैं, किंतु शुक्ल युग कहना ही इसको अधिक
समीचीन दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य में जो समीक्षा पद्धति प्रकाशित हो रही थी उसमें वास्तव में देखें तो कोई बहुत विशेष आदर्श हमें दिखाई नहीं देते हैं और न ही कोई वो विशेष सिद्धांत दिखाई देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का एक सुनिश्चित मानदंड एवं समीक्षा की एक विकसित पद्धति लेकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी अवतरित हुए, जिन्होंने अपनी काव्यशास्त्रीय मेधा और स्वतंत्र चिंतन शक्ति का परिचय देते हुए सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण योगदान दिया ही, साथ ही व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे थे जिससे हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी हम परिवर्तन मान सकते हैं। शुक्ल जी के द्वारा रचित ग्रंथों में जैसे काव्य में रहस्यवाद, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, चिंतामणि, रस मीमांसा आदि बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ माने जा सकते हैं। उनके आदर्श कवि तो तुलसीदास ही रहे हैं, किंतु अन्य कवियों के साथ में भी उन्होंने पूरी तल्लीनता से उनकी समीक्षा की है और अपनी सूक्ष्म शक्ति और भावनाओं के उद्वेलन के माध्यम से प्रत्येक साहित्य की प्रत्येक कवि या कोई अन्य सिद्धांत उसका उन्होंने पूरी साहित्य की कसौटी पर कस के देखा और उसके पश्चात अपना निष्कर्ष दिया। उन्होंने शताब्दियों से चले आ रहे प्राचीन रस सिद्धांत को भी एक प्रकार से नया जीवन प्रदान किया। कविता क्या है इसकी इन्होंने बहुत व्यवहारिक एक समीक्षा की हमारे सामने। काव्य में सौंदर्य रस को सर्वाधिक महत्व प्रदान करना शुक्ल जी का एक उद्देश्य माना जा सकता है समीक्षा के क्षेत्र में। वस्तुतः उन्होंने कला के लिए या कला जीवन के लिए इन दोनों के बीच में एक अपूर्व सामंजस्य उन्होंने स्थापित किया था। शुक्ल जी के जो ग्रंथ हैं उसमें जो प्राचीन काव्यशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत जितने सिद्धांत थे उनका तो सुनिश्चित मानदंड स्थापित किया ही, साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं विशेष रूप से तुलसी और शूर, उस पर शुक्ल जी ने जो अपनी लेखनी चलाई है, संभवतः उसके पश्चात इस प्रकार की समीक्षा हम आचार्य हजारी प्रसाद या रामविलास शर्मा में ही देख सकते हैं। अन्य जो समालोचक हैं वह शुक्ल जी के आसपास मुझे कहीं नज़र नहीं आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थूल नैतिकता या भौतिक लाभ हानि के प्रश्न को त्याग कर साहित्य की एक सच्चे अर्थों में और सूक्ष्म शक्ति से उसका विकास किया था। इस दृष्टिकोण से देखें तो इस युग का नाम शुक्ल युग देना सर्वाधिक उचित जान पड़ता है। इस युग में अन्य जो समालोचक थे, समकालीन आलोचक हम जिसे मान सकते हैं, उनमें बाबू श्याम सुंदर दास और पदमलाल पन्नालाल बख्शी का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का ग्रंथ काव्य में अभिव्यंजनावाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साहित्य समालोचना, कृष्ण शंकर शुक्ल का केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का बिहारी की वाग विभूति आदि प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हम शुक्ल युग के मान सकते हैं। किंतु महत्वपूर्ण आलोचक इस युग में शुक्ल जी ही रहे हैं, जिनके अपने गंभीर मौलिक और चिंतन के माध्यम से उन्होंने आलोचना के क्षेत्र का एक विशेष दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि विकास किया था। अब हम शुक्लोत्तर युग की चर्चा करें यदि हम, तो शुक्ल जी के पश्चात शुक्ल जी ने जो समीक्षा के क्षेत्र में जिन जिन बिंदुओं को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया, जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा के अलावा ऐतिहासिक समीक्षा, वैज्ञानिक समीक्षा के भी हम मान सकते हैं, उन सब का विकास शुक्लोत्तर युग के पश्चात बहुत गहराई से हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक शुक्लोत्तर युग की समीक्षा की बात है तो उसमें सर्वप्रथम हम ऐतिहासिक समीक्षा का विवेचन हमारे सामने ज़्यादा दिखाई देता है। ऐतिहासिक समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अवतरण शुक्ल जी के यह एक प्रकार से शुक्ल जी की परंपरा को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के मान सकते हैं। कुछ विद्वान इन दोनों के बीच में आपसी जो एक असामंजस्य या एक दूसरे के प्रति जो विरोध की भावना को प्रकट करते हैं वह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तदयुगीन प्रवृत्तियों के आधार पर समीक्षा की, वहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने
समीक्षात्मक जो ग्रंथ थे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास या सूर साहित्य, कबीर, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नूतन आलोक प्रकाशित किया और नूतन समीक्षा के क्षेत्र में स्थापनाएं स्थापित की। और विशेष रूप से हम देखते हैं संत साहित्य और वैष्णव भक्ति आंदोलन के संबंध में उन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में नए तथ्यों का उद्घाटन किया। और यही एक समीक्षा की एक पहचान होती है कि अपना नवीन और मौलिक मत स्थापित करें। इस दृष्टिकोण से हम उन्हें शुक्ल जी का विरोधी नहीं मान सकते। जो ऐसा कहते हैं उन्हें लगता है कि साहित्य की समझ बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य जो समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, जिसमें सूर साहित्य, कबीर आदि हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग की परंपरा को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का, उसको पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय है, तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही माना जा सकता है। शुक्लोत्तर युग में एक अन्य समीक्षा पद्धति का भी बहुत तेज गति से विकास हुआ, वह थी सैद्धांतिक समीक्षा। इस वर्ग में मुख्य रूप से डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य बलदेव उपाध्याय, राममूर्ति त्रिपाठी आदि आते हैं। डॉक्टर गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्याय, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श आदि ग्रंथों के माध्यम से भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण और साहित्य के सिद्धांतों का विवेचन किया था। यह आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ है डॉक्टर गुलाब राय के। नगेंद्र सच्चे अर्थों में कहें तो आचार्य शुक्ल के एक वास्तविक उत्तराधिकारी हैं सैद्धांतिक समीक्षा के। डॉक्टर नगेंद्र के जो समीक्षात्मक ग्रंथ है, रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, काव्य बिंब, अरस्तु का काव्य शास्त्र, इन समीक्षात्मक ग्रंथों के द्वारा उन्होंने भारतीय पाश्चात्य सिद्धांतों को एक दूसरे के निकट लाने का तो प्रयास किया ही, साथ ही हिंदी समीक्षा को एक प्रौढ़ और सशक्त आधार भी प्रदान किया था। उन्होंने संस्कृत की जो आचार्य परंपरा थी उसको ग्रीक चिंतन परंपरा से जोड़ते हुए हिंदी की धरती पर उसे अवतरित करने का एक प्रकार से भागीरथ प्रयास किया था, जिस पर हिंदी समीक्षा गर्व कर सकती है कि किस तरीके से जो पाश्चात्य चिंतन परंपरा है उसका क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उनके क्या उनका विकास रहा है और हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। यह कार्य डॉक्टर नागेंद्र जी के द्वारा किया गया था। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भारतीय साहित्य शास्त्र में, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय साहित्य, रस विमर्श आदि के माध्यम से भी भारतीय जो सैद्धांतिक समीक्षा थी उसका विकास उन्होंने किया था। इस समीक्षा के क्षेत्र में जो अन्य नाम हमारे सामने, उनमें डॉक्टर सत्यदेव चौधरी जिनका ग्रंथ रीतिकालीन आचार्य, और डॉक्टर कृष्णदेव झारी का रस सिद्धांत साहित्य समीक्षा, और भोला शंकर व्यास का ध्वनि संप्रदाय, और रामलाल सिंह का समीक्षा दर्शन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। भारतीय सिद्धांतों का पुनर्विवेचन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस शुक्लोत्तर युग में सैद्धांतिक समीक्षा और ऐतिहासिक समीक्षा के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो एक बीज आचार्य शुक्ल ने रोप दिया था उसको विकसित करने का जो कार्य है वह आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, गुलाब राय और अन्य जितने भी आलोचक हैं उनके द्वारा किया गया था। अगले भाग के अंतर्गत हम हिंदी समीक्षा के व्यवहारिक जो समीक्षा है और जो वैज्ञानिक समीक्षा है उसका हम अध्ययन करेंगे।